नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान के वैसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे की विभिन्न ऑफलाइन तथा ऑनलाइन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा प्लेलिस्ट में जाकर विज्ञान के और भी कई प्रश्नों के वीडियो हैं उन्हें भी देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो आपको जानकारी होगा, पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसी में एक अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपको बता दें, पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वह ऑक्सीजन H2O से निकलती है, ना कि CO2 से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण का अजैव अवयव अर्थात हमारे जो इस पर्यावरण को आप देख रहे हैं, इस पर्यावरण में दो तरह के अवयव हैं, पहला जैविक और दूसरा अजैविक। तो इसमें पूछ रहा है अजैविक। अजैविक में हो जाएगा वायु, सही ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देखें, पर्यावरण के अजैव अवयव में तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, पवन, जल, मिट्टी आदि आते हैं, जबकि जैव अवयव में ऐसे जीवधारी आते हैं जो अपने लिए भोजन निर्माण स्वयं करते हैं या उपभोक्ता वर्ग में आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पर्यावरण में जैविक अवयव वे सभी जीव हैं, जैसे पादप हो गए या जीव जंतु हो गए, सभी के सभी जैविक अवयव हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। इसकी व्याख्या देखें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण एवं ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो आपको जानना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान प्रकाश करती है, सूर्य की प्रकाश। इसकी व्याख्या देखें, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, अर्थात अवशोषित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? वह कौन सी गैस है दोस्तों जिसका प्रयोग भोजन बनाने के लिए पौधा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया मनुष्यों सहित पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीवित रखने का काम करती है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेल्विन कैल्विन ने। इसकी व्याख्या देखें, मेल्विन कैल्विन ने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कार्बन स्थिरीकरण क्रिया को समझाया था। इन्होंने कैल्विन चक्र का प्रतिपादन किया। इस खोज के लिए इन्हें 1961 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में पुनः संग्रह होता है, अर्थात मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में पुनः संग्रह किसका होता है? तो सही ऑप्शन है हमारा डी, आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। इसकी व्याख्या देखें, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की प्राथमिक भूमिका शरीर के सभी कोशिकाओं की ऊर्जा आपूर्ति करना है। कार्बोहाइड्रेट्स मूल रूप से शुगर तथा स्टार्च होते हैं। यह भोजन के पाचन के समय ग्लूकोज में बदल जाते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अतिरिक्त ग्लूकोज शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। इसके अतिरिक्त शर्करा का वसा के रूप में भी भंडारित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो आपको ये जानना चाहिए दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड
वायु को भयानक रूप से प्रदूषित करती है। नाइट्रस ऑक्साइड भी प्रदूषण का कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रदूषण का कारण है। यह इसलिए प्रदूषण का कारण है क्योंकि इनका अवशोषण नहीं हो पाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण इसलिए नहीं है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित हो जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इसकी व्याख्या देखें। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वातावरण में उपस्थित मात्रा जल से क्रिया कर प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करती है, अतः यह वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि पौधे के लिए दो तरह के पोषक तत्व होते हैं, एक सूक्ष्म पोषक तत्व और एक बृहद पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन। बोरॉन पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इसकी व्याख्या देखें। पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए 8 सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, जिसमें जिंक, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन, फेरस, मैग्नीज, निकेल, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, फलों के पकने से पहले गिरने पर ऐसी स्थिति में किसके द्वारा रोका जाता है? अर्थात इस प्रश्न का मतलब यह है दोस्तों कि पौधे में फल जो हैं पकने से पहले ही गिरने लग जाते हैं। इस अवस्था को रोकने के लिए क्या किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा। अर्थात ऐसी स्थिति में ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। इसका व्याख्या देखें। ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है जो पौधों में विलगन क्रिया को रोकता है। यह पौधे में वृद्धि नियामक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इसे एंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका क्या होती है दोस्तों? तो इसकी भूमिका होती है प्रकाश का अवशोषण करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रेलवे के साथ साथ यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगली प्रश्न देखें, पौधे तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्या है? तो ये आप लोग जानते होंगे कि पौधे तथा पेड़ों के पत्ते हरा होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित होती है? तो सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा के रूप में। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। इसकी व्याख्या देखें। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रक्रिया में 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। पहली प्रकाश रासायनिक क्रिया तथा दूसरी रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग पौधे रात में करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बी, श्वसन। इसकी व्याख्या देखें। पौधे रात में ऊर्जा श्वसन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। अर्थात पौधे रात में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो श्वसन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? अर्थात पेड़ पौधों में कौन सा अंग श्वसन अंग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा पत्ती। पेड़ पौधे में पत्ती श्वसन अंग है। अगला प्रश्न देखें, पर्यावरण का अजैव अवयव कौन है? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था यह अजैव अवयव वायु है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं दोस्तों, चारों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन, पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं। बिल्कुल गलत। पौधे अपनी पत्तियों में भोजन संग्रहित नहीं करते बल्कि पत्तियों की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा ऑप्शन, पौधे अपनी पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकते हैं। बिल्कुल गलत। प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तीसरा ऑप्शन, पौधे अपने जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। यह सही है। पौधे अपने जड़ों के द्वारा मिट्टी से खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, वर्षा के जल से आवश्यक खनिज पत्तियों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। बिल्कुल गलत। पौधे अपनी पत्तियों में क्लोरोफिल के बिना भोजन बना सकते हैं। बिल्कुल गलत। इनमें से एक ही चीज़ सही थी दोस्तों, और वो थी पौधे अपने जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न है, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो हरे पौधों को कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट
किसे कहते हैं? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो आपको बता दें, वैसे पौधे, वैसे पादप जो बिना मिट्टी के भी उग सकते हैं, अर्थात पानी में भी उग सकते हैं, वैसे पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। इसकी व्याख्या देखें। जल में उगने वाले वनस्पतियों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है, अर्थात पानी में उगने वाले जितने भी वनस्पति हैं उन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है। इन वनस्पतियों को मिट्टी की आवश्यकता होती भी है और नहीं भी होती है। मिल जाए तो भी अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा। अगला प्रश्न है, एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं। किस लिए दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं? तो आपको जान लीजिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं। अर्थात एपीफाइट वैसे पौधे हैं दोस्तों जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं, लेकिन अपने पौधे के पत्ती हो गए, उसके तना हो गए, उसके डाली हो गए, उसे यह यांत्रिक अवलंबन नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से यह दूसरे पौधों पर आश्रित हो जाते हैं। एग्जाम्पल में हम इसे देख सकते हैं, वैसे पौधे जो लता होते हैं, जो किसी और में लपट कर करके अपना विकास करते हैं, अर्थात यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। हालांकि भोजन तो अपना स्वयं ही बनाते हैं। इसकी व्याख्या देखें। एपीफाइट स्वपोषी होते हैं, वे दूसरे पौधे पर केवल यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। चारों में सबसे अधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? केला, दूध, हरी सब्जी, सेव। तो सही आंसर हो जाएगा हरी सब्जी। लौह तत्व हरी सब्जी में सबसे अधिक पाया जाता है। सेब में भी लोहा की मात्रा भरपूर पाई जाती है दोस्तों, लेकिन हरी सब्जी में ज़्यादा पाई जाती है। इसकी व्याख्या देखें। उपयुक्त विकल्पों में सबसे ज़्यादा लोहा हरी सब्जियों में पाया जाता है। हरी सब्जियों में मेथी के पत्तों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। हालांकि पालक, सेम, राजमा आदि में भी लोहे होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो आपको जान लीजिए, किसी भी पौधे के बीज को अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश ना भी मिले फिर भी वे अंकुरित हो जाते हैं। दूसरा, मिट्टी ना भी मिले फिर भी यह अंकुरित हो जाते हैं। व्याख्या देखते हैं। बीज के अंकुरन के लिए पानी, हवा, ताप तीनों की आवश्यकता होती है। मिट्टी तथा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि अगर चना को पानी में भिगोकर रख दिया जाए तो वह बिना प्रकाश, बिना मिट्टी के भी अंकुरित हो जाते हैं। एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है। अगला प्रश्न है, पौधे में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाता है? अर्थात पौधे में जो जल होते हैं, जड़ से ऊपर की ओर पत्तियों तक पहुंचते हैं। यह नीचे से ऊपर की ओर जो गति होती है पानी की, यह क्या कहलाती है? यह कहलाती है दोस्तों रसारोहण। इसकी व्याख्या देखें। पौधे में जड़ों के मूल रोमों द्वारा भूमि से पानी का अवशोषण, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की ओर चढ़ने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। यह जाइलम वेसल्स के ल्यूमेन के रास्ते होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधे के लिए आवश्यक स्थूल पोषक तत्वों का चुनाव कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। चारों में कौन कौन से पोषक तत्व स्थूल पोषक तत्व हैं? तो स्थूल पोषक तत्व हो जाएंगे फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन। लोहा सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। अर्थात पौधे की लंबाई में वृद्धि करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो सोडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालांकि कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। इसकी व्याख्या देखें। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं है। यह न्यूक्लियोप्रोटीन्स के निर्माण में न्यूक्लिक एसिड के एकत्रित होने तथा जल संतुलित आदि क्रिया में भाग लेते हैं, जबकि कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि आवश्यक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? पौधे के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। चारों में बोरॉन सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व के कौन कौन से एग्जाम्पल है दोस्तों? फिर से देखिए, बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मालिब्डेनम,
क्लोरीन इत्यादि। दीर्घ पोषक तत्व में हो जाएंगे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। अगला प्रश्न है, दिन के समय पौधे क्या करते हैं? दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, सभी सजीव पदार्थ अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। पौधे द्वारा किस समय यह ऑक्सीजन की पूर्ति पुनः की जाती है? तो यह दिन के समय। जैसे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें पौधे रात में जो ऑक्सीजन ग्रहण किए थे, दिन में वह ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। अगला प्रश्न है, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों? क्योंकि रात के समय पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगला प्रश्न है, तालाब को कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है दोस्तों? इसे प्राकृतिक इकोसिस्टम कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है। तो ये था हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे प्रश्न जो रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।